हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर्स कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर, और आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते रहे होंगे। और वंस अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट 5th लेक्चर पे आए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं आप उसको काइंडली एक बार देख लीजिए। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप प्लीज वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि हम आपको एक नीडफुल हेल्प कर सकें, है ना। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो हम आपको फुलफिल कर सकें, राइट। अभी तक हम लोगों ने देख रहा था, हम लोग देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट अ लिविंग बॉडी फ्रॉम द नॉन लिविंग बॉडी। और उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स के ऊपर स्टडी किया था, कुछ जो पैरामीटर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं एक लिविंग बॉडी को और एक दूसरे नॉन लिविंग बॉडी को। उस चीज को देखने के लिए हमने 4 लेक्चर अभी तक इन्वेस्ट किए हैं, और उस 4 लेक्चर में धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीटली डेप्थ तक कुछ चीजों को लेकर के गया हूं, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक बेटर वे में समझ में आते रहे, राइट। आज जो अपना 5वां लेक्चर है हम सेम उसको कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर कंटिन्यूएशन में आपको अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है हर लेक्चर में मैं ये आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मतलब हम जो लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर जो डिस्कस करते जा रहे हैं अभी हर एक लेक्चर में, अपने डेली बेसिस पे जो हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जो चीजें मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें अभी तक 4 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले सेल डिवीजन को डिस्कस किया था एज अ लिविंग फैक्टर, मींस इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, मतलब जो भी लिविंग होगा उसमें एक डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होगी, वो उसके सेल डिवाइड करते रहेंगे। दूसरा फैक्टर हमने देखा था कि अगर डिवीजन होगा तो फर्दर ये ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा, और जब ग्रोथ होगा तब जाकर के जो नेक्स्ट फैक्टर हमने देखा था, जो नेक्स्ट पैरामीटर देखा था वो था डेवलपमेंट का, कि अगर ग्रोथ होता है तो वो डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। आफ्टर डेवलपमेंट हमने रेस्पिरेशन भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ये एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि अपना सेल परफॉर्म करता है बाय यूटिलाइजिंग सम काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स टू गेन एनर्जी, सिंपली ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल्स to gain ATP which is the currency of the energy, जो कि एनर्जी की करेंसी है। उस चीज को सेल को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोसेस होगा। और रेस्पिरेशन को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ भाई, जो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हो, विच अकर्स इन द प्रेजेंस, मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं प्रेजेंस का, प्लस NCE, प्रेजेंस प्लस NCE। लेकिन अब आप जब वीडियो को देखते हुए जो अपना नोट्स बनाएंगे तो वहां पे आप प्लस NCE नहीं लिख करके आप कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे PRENCE। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन होगा हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। उसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया था, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एरोबिक कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल को ग्लाइकोलाइसिस रखा था, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने एग्जाम्पल दिया था फर्मेंटेशन को। बिफोर एग्जाम्पल, ये जो प्रोसेस होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहेंगे, विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ O2। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन it cannot occur, it cannot provide ATP as a resultant,
क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये एटीपी प्रोवाइड करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है भाई, ये भी एटीपी प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा, बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एटीपी। तो एक सवाल ये भी आता है कि भाई क्यों जरूरत है दो तरह की एटीपी, जब दोनों भी फॉर्म में एटीपी का ही जनरेशन हो रहा है तो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों चाहिए, हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों चाहिए। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं कि ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो मेन डिफरेंस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस और यहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है। और दूसरी चीज, बाय द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन the organisms are going to get more number of ATP। मैंने क्या बोला, by the help of aerobic respiration, or in other words or in other sentence we can say it as when a cell go for aerobic respiration it is going to gain more number of ATP in comparison to anaerobic respiration। हमने क्या बोला कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके केस में एरोबिक रेस्पिरेशन फैसिलिटेट्स मोर नंबर ऑफ एटीपी आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ complex molecule, but in comparison to aerobic respiration, the anaerobic respiration simply provides a very less number of ATP by breaking down the molecules। As for example, अगर एक ग्लूकोज, मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा थोड़ा मेन डिफरेंस क्या है। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये एरोबिक रेस्पिरेशन को जाता है, कौन सा रेस्पिरेशन को जा रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन को जाता है, मतलब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे लगभग 36 और 38 एटीपी एज अ नेट गेन होता है। 36 और 38 एटीपी ये नेट गेन होता है अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन को जाता है। लेकिन अगर यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर सेम यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर ये जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, तो फ्रॉम दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल the cell is going to get a very less number of ATP, that is what only 2 ATP is being utilized, sorry, only 2 ATP is the net gain in case of anaerobic respiration। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रेस्पिरेशन हम पढ़े हैं जो कि दो टाइप्स का है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो क्यों एक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन को जाएगा और क्यों किस सिचुएशन में वो सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन को जाएगा। अगर देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल when more number of more concentration of O2, when more number or the concentration of O2 which is required for performing aerobic respiration is sufficient, is more than sufficient, then in this situation the aerobic respiration occurs। But when the concentration of oxygen, in which condition, when the anaerobic condition is going, anaerobic respiration is going to occur when the concentration of O2 is less than the required concentration। The required one, जितना required होगा अगर उससे कम O2 का concentration होता है, तो in that case the cell is going to switch into anaerobic condition from aerobic condition। वो एरोबिक से एनारोबिक की तरफ शिफ्ट करेगा। कब शिफ्ट करेगा, जब वहां पे O2 का कंसंट्रेशन
कम होगा, लेकिन जैसे ही उसको O2 का कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट वे में मिलेगा, इन दैट केस द सेल अगेन स्टार्ट्स द एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाई द सेल स्टार्ट्स aerobic respiration? Because from that condition the cell is going to get a very high number of ATP, that is 19 times more, 19 times एक्स्ट्रा नंबर मिलता है. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 36 या 38. जनरली हम 38 को कंसिडर करते हैं. ये बहुत डेप्थ की बात होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. जब हम रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे इन डिटेल बताऊंगा कि कौन से पाथवे को फॉलो करता है, तब 36 एटीपी मिलता है, और फिर वो कौन सा पाथवे होता है जिसमें कि 38 एटीपी मिलता है. सो दीज आर द सम काइंड ऑफ सस्पेंस इन बायोलॉजी, जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्यों हमें बायो पढ़ने की जरूरत है. व्हाई वी नीड बायोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ. मैंने क्या बोला? द रेस्पिरेशन विच इज ऑफ टू टाइप्स, द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये स्विच होगा एक दूसरे में, वो डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ O2, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ O2. ऑक्सीजन अगर एप्रोप्रिएट वे में प्रेजेंट है, जितना रिक्वायर्ड है उतना अगर प्रेजेंट है, तो इस केस में वो जो सेल होगा एरोबिक रेस्पिरेशन को जाएगा. और अगर O2 का कंसंट्रेशन कम है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज लेस, डिक्रीज हो गया. When the concentration of O2 is less, means वो डिक्रीज हो गया है, तब ये सेल शिफ्ट कर जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन को, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था. द फर्मेंटेशन इज अ बेटर एग्जांपल फॉर एन एरोबिक रेस्पिरेशन. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि भाई कैटाबोलिज्म क्या होता है. हमने सेल डिवीजन देखा, ग्रोथ देखा, डेवलपमेंट देखा, रेस्पिरेशन देखा. उसके बाद जो हमने फिफ्थ फैक्टर देखा है वो था मेटाबॉलिज्म. जो फिफ्थ फैक्टर था इज व्हाट? द मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे भाई? द फिफ्थ वन इज द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे? द कंप्लीट साइकिल, द कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोसेस, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, इनसाइड द सेल, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म. जिसको हमने मैथमेटिकली एक डिराइव किया था कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज द सम ऑफ एनाबॉलिज्म and catabolism. It is the sum of anabolism and catabolism. Catabolism. तो anabolism क्या था? Formation of something. अगर कहीं पे कुछ फॉर्म हो रहा है, if formation is going to be occur, if formation occurs, formation of any complex molecule from their simpler form, from their respective simpler form, is what called as anabolism. And if the breaking down of complex molecule occur, is what the catabolism. In that case हमने एक एग्जांपल लिया था बिल्ली की, कि बिल्ली अगर काटती है तो वहां पे सीधे सेल्स निकलते हैं, तो which is what? कैट ने काटा, कैट ने काटा, कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में आना, दोस्त को आप बुला रहे हो, आना. जब आएंगे तो किसी एक कमरे में कोई बाहर आपके दोस्त आते हैं, वो नॉक करते हैं, आप उसको बोलते हो आना. आना मतलब जब वो आपके घर के अंदर रहेंगे तो वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा. दिस इज व्हाट द एनाबॉलिज्म. जिसके लिए एक बहुत ही बेटर एग्जांपल देखा था हमने एनाबॉलिज्म का, इज व्हाट? द फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is a kind of anabolic process. Photosynthesis is a kind of anabolic process. And respiration में हम देख कैटाबॉलिज्म जो है, कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन ही, क्योंकि वहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है. यहाँ पे हम एक कैटाबॉलिज्म के केस में एग्जांपल हमने लिया था ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमने रेस्पिरेशन में भी सेम लिया था, है ना. ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज,
ग्लूकोज इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और जब वो ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करता है प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू तो वो 36 या 38 एटीपी प्रोवाइड करेगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक होता है तो 2 एटीपी प्रोवाइड करेगा एज अ नेट गेन। नेट गेन बोले तो जितना आपने इन्वेस्ट किया और जितना निकला, अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आउटपुट है तो आपका नेट गेन होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट से कम आपका आउटपुट है तो आपका लॉस कहलाएगा। इसलिए हमने नेट गेन वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? द कंप्लीट बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस occurring inside the cell. The complete biological and chemical process which continuously occur inside the cell by the cell organelles is what called as metabolism. चाहे किसी चीज की फॉर्मेशन हो या किसी चीज का ब्रेकडाउन हो, कोई भी प्रोसेस अगर फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? ऑल द प्रोसेस व्हिच occurring inside the cell. समझ गए? और मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड क्यों है? ताकि कुछ जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल्स हैं, वो वहां से रिलीज हो सके। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था। हमने मूवमेंट को भी डिस्कस किया, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी एक फैक्टर था जो हम लोग डिस्कस किए कि एक लिविंग बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है, वो मूव कर सकता है, फ्लैजुलर मूवमेंट करेगा, सीलियरी मूवमेंट करेगा बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। एज फॉर एग्जांपल में हमने पैरामेशियम लिया था। फ्लैजुलर मूवमेंट में हमने स्पर्म को एज एग्जांपल लिया था, जो कि फीमेल बॉडी में एंटर करता है और वो ओवम तक पहुंचता है स्विम करते हुए बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजुला, और जाके फ्यूज करता है एग को, है ना। तो अगर अगर स्पर्म मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट कहलाएगा फ्लैजुलर मूवमेंट, क्योंकि वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला कर रहा है, वो फ्लैजुला की मदद से मूवमेंट कर रहा है। सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज व्हाट कॉल्ड एज फ्लैजुलर मूवमेंट। आज इसके साथ आगे हमने एक चीज और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो मूवमेंट लोकोमोशन का जो 6 फैक्टर हमने 6 डिस्कस कर चुके हैं हम लोगों ने। अब आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें होंगी कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है और कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट फैक्टर होगा सेल, लिविंग और नॉन लिविंग के केस में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो लिविंग होता है वो रिप्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन। ये क्या होगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोले तो इसको फिर से हम ब्रेक करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी वर्ड्स को याद नहीं करना है, आपको उसको बार बार उसको फ्रेगमेंटाइज करना है, उसको फ्रैक्शनाइज करना है। इसको हम कैसा ब्रेक कर सकते हैं? री प्लस प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस प्लस द नेक्स्ट इज शन। री का मतलब क्या होगा भाई? री मीन्स सिंपल मीनिंग इज रिपीट। प्रोड्यूस का मतलब जनरेट, एंड शन मीनिंग व्हाट? इट इज वेरी सिंपल, द प्रोसेस, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। सो हाउ वी कैन डिफाइन रिप्रोडक्शन? वी डिफाइन रिप्रोडक्शन एज it is a kind of biological process. It is a kind of biological process in which repeat होगा, generation प्रोड्यूस होगा। जनरेशन मतलब एक पेरेंट अगर ये है तो ये पेरेंट फर्दर नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करेगा, उसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, है ना। तो इट इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है? इन विच
parents produces or forms their next generation. Means what? It is a kind of biological process in which parents produces or forms their next generation. ये next generation क्या है भाई? जो उनकी progeny होगी. Next generation that is its progeny. हमने क्या लिखा? It is a kind of biological process in which parents, it is very important here, parents produces or forms their next generation, that is its progeny. क्यों चाहिए? Why a cell or a parents requires the process of reproduction? Now think what happens. क्या होगा अगर reproduction process ना हो? क्या होगा अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो नेक्स्ट जनरेशन कभी फॉर्म नहीं होगा और एक पेरेंट्स की जो अपनी आइडेंटिटी होती है, जो होते हैं ना कि एक आपका वंश कंटिन्यू रहता है, आपका मेंटेनेंस इस इकोसिस्टम में, इस इकोलॉजी में आपकी एग्जिस्टेंस प्रूव करती है. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कभी भी आपका एग्जिस्टेंस इस एनवायरनमेंट में नहीं होगा. जैसा आज के टाइम पे डायनासोर्स का नहीं है, आज वो एक्सटिंक्ट हो गए, दे बिकम्स एक्सटिंक्ट. द सेम अगर ह्यूमंस या कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे काऊ हो, बफेलो हो या कोई लिजर्ड हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस प्रोसेस को नहीं कर पाता है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, उसका जनरेशन वहीं स्टॉप हो जाता है. सो थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम लोग और कंटिन्यू करेंगे. इसमें क्या लिखेंगे भाई? इट इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट्स प्रोड्यूसेस और फॉर्म्स their next generation, that is its progeny. वो अपनी progeny फॉर्म करता है. क्यों? to maintain its identity. To maintain its identity in the ecosystem. Now the definition is over. Now we can say it is complete. हमने इस definition में सारे why, how, what happens, ये सारी चीजों को हमने डाल दिया. ये क्या है भाई? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट अपना नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करता है, जो कि उसकी प्रोजेनी कहलाती है, जिसको ज़ायगोट भी कह सकते हैं. क्यों वो फॉर्म करता है? ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को इस इकोसिस्टम में मेंटेन कर सके, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके कि वो भाई एग्जिस्ट करता है, उसकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है. टू मेंटेन its own identity, an organism goes for reproduction process. अब फिर से सवाल आता है कि कैसे रिप्रोडक्शन होता होगा, क्या होता होगा? आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. मैं इसके बाद आपको वो डिस्कस कर देता हूँ. once again it is a kind of biological process in which parents produces or forms their own generation or their generation, that is its progeny, to maintain its identity in the ecosystem, या in this ecosystem भी कह सकते हैं, या in the environment जहां वो रहता है ना. तो अब आगे इस रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं और उनका बेसिस क्या है टाइप्स का. क्यों ये सेम कंटिन्यू नहीं कर सकता? क्या सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? हाँ,
अब ऑर्गेनिजम्स की भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बोले तो उनका बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उनमें बहुत ज्यादा नंबरिंग काफी ज्यादा है, डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन इज व्हाट कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पड़ी है अपने इकोसिस्टम में। तो क्या सारे भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या वो एक जैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? नहीं भाई, वो कभी भी एक जैसे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक ऑर्गेनिज्म शायद ये हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसा रिप्रोडक्शन करें, मतलब उसमें कुछ पेरेंट्स का रोल होता है। हमने डेफिनेशन में देखा कि पेरेंट्स इज वेरी रिक्वायर्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स, on the capacity of their parents to reproduce their next generation, the reproduction is what further classified into two types. The reproduction is of two types. Reproduction जो है ये दो तरह का होगा। पहला बोलेंगे asexual reproduction, asexual reproduction। क्या लिखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरी कैटेगरी होगी इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका बेसिस क्या है भाई क्लासिफिकेशन का? व्हाट इज द बेसिस ऑफ classification of the reproduction process into two kinds, the sexual and sexual, on the basis of that division is done on the basis of number of parents, number of parents required for the process। कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोसेस के लिए? द नंबर ऑफ पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स हैं भाई? मतलब पेरेंट्स की भी वैरायटी होगी। जी हाँ, अपने किसी भी डिवीजन में कहीं कोई एक सेल ऐसा है जो कि एक सेल का बना हुआ है, द सिंगल सेल, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ना टिश्यू के फॉर्मेशंस हुए हैं, ना ऑर्गन के फॉर्मेशंस हुए हैं, मतलब दे आर यूनिसेल्युलर्स, दे आर यूनिसेल्युलर्स, है ना? तो लाइक इस्ट कह सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया कह सकते हैं, they generally go for asexual mode of reproduction. A single parent is responsible for the reproduction process. A single parent is having capacity to reproduce, to generate their next generation. मतलब क्या हुआ? A single parent can produce their next generation। मैंने यहाँ पे जेनर करके ऊपर में एन लिख दिया, मीन्स जेनरेशन। थोड़ी स्पेस की कमी है और आपको थोड़ा बहुत ज्यादा तामझाम ना दिखे, चीजें क्लियर दिखे, इसकी वजह से हम ये जो हम ऐसा ट्रिक यूज कर रहे हैं, शायद आप भी आगे यूज करोगे इन योर लाइफ। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? इट इज अ काइंड of reproduction, or it is a type of reproduction in which single parent is more than sufficient for maintaining their identity, or they maintain their identity by forming their next generation। जब वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये जो पेरेंट है ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, और उनका वे ऑफ रिप्रोडक्शन और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो असेक्सुअल है। सो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। अब वो कैसे करता है, किस वे में करता है? ये तो बहुत बड़ा वरदान हो गया कि भाई एक पेरेंट्स बस हो गया, अपने जनरेशन को फॉर्म कर लिया, दूसरे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
है कि नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं भाई, ये सेक्सुअल क्या कहता है। अगर सेक्सुअल का केस देखेंगे तो सेक्सुअल के केस में क्या होता है कि टू पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड, जनरली टू पेरेंट्स ऑफ different sexes, two parents of different sexes are required for producing their next generation. Two parents of different sexes, मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये डिफरेंट सेक्सेस यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, मतलब दो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन इन द सेम स्पेशीज, एक स्पेशीज में दो वेराइटीज होंगी, वो क्या होंगे भाई, different sexes means different sexes का मतलब हुआ एक जो होगा वो मेल होगा, एक जो होगा वो मेल पॉपुलेशन होगा, एंड जो दूसरा होगा वो होगा फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन, तो मेल को जो है हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को हम ऐसा सिंबल देते हैं और फीमेल को एक गोल करके नीचे ऐसा प्लस साइन देते हैं। इसके पीछे भी कारण है, क्यों, शायद आप ये चीज जानते भी होंगे या शायद नहीं भी जानते होंगे, तो कुछ हमारे वीडियो देखने का आप इतना मेहनत कर रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, जो शायद आपको कहीं ना मिले या मिल भी सकता है, नहीं मिलने का चांस ज्यादा है। कि इसको हम मेल क्यों कहते हैं, इसको फीमेल क्यों कहते हैं, क्यों नहीं इसको हम मेल बोलते हैं, इसको फीमेल बोलते हैं, व्हाई वी मेक दिस काइंड ऑफ, व्हाई द प्रीवियस साइंटिस्ट, हमने नहीं लिखा, हमने नहीं बनाया, ये किसने बनाया, जो बहुत पहले थे, कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले कुछ साइंटिस्ट आए थे 16th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, उस टाइम से ही इन्होंने मेल और फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। कैसे भाई, तो याद रखना कभी भी मेल पॉपुलेशन जो है स्पर्म डोनेट करता है और फीमेल कभी भी एक्सेप्टर होती है, शी ऑलवेज एक्सेप्ट्स द गैमेट्स एंड द मेल पॉपुलेशन ऑलवेज डोनेट इट्स ओन gametes into the body of female population by different means. The mode of transferring the gametes is not the same in all kind of organisms. It is very diversified. Some uses aquatic environment so that the sperm produced by the male body or male sex organ gets moved. They orientate towards the female body and fuses with the egg. Some simply in direct contact they releases their sperm into the body of females, so they are a diversified means. किसी केस में aquatic life नहीं है तो वो by means of pollinating agent, जैसा प्लांट के केस में देखते हैं, double fertilization is the best example for that sake, है ना। जो प्लांट का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो फ्लावर्स में मेल स्ट्रक्चर, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। जो एंथर या पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेट के रूप में फॉर्म होता है और जो ओवरी होती है जस्ट नियर टू द रिसेप्टिकल के पार्ट में जो प्रेजेंट होता है, जहां से आगे की चीजें स्टिग्मा होती है, वो सब फीमेल बॉडी में, फीमेल सेक्स ऑर्गन में कंसीडर होता है। तो एंथर जो होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर लैंड करता है, फिर उनकी फ्यूजन होती है। तो इन एनी हाउ कंडीशन द मेल ऑलवेज गोइंग टू donate its gametes to the female population for the sake of fertilization, for the sake of syngamy, or for the sake of fusion of gametes.
हमने 3 टर्म यूज किया है। अभी हमने एक जो टर्म हमने यूज किया, सबसे पहला टर्म जो हमने यूज किया अपने डेफिनेशन में, द वन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? दिस इज व्हाट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगेन सिंगेमी, हमने सिंगेमी टर्म यूज किया, ये भी एक तरह का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ही है। दे आर द अल्टरनेटिव टर्म्स ऑफ ईच अदर। हमने बाद में बोला कि फ्यूज हो गया गैमेट, आप फ्यूजन टर्म यूज करो, आप फर्टिलाइजेशन यूज करो, आप सिंगेमी यूज करो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टर्म को लेकर के काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपको मेमोराइज हो रहा है। इसलिए मैं हर एक सेक्शन में, हर एक पार्ट में कुछ अलग अलग तरह के आपको अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता हूं कि ये नहीं तो भाई आप ये देख लो, ये नहीं तो आप ये करो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ग्रैस्प कर लो, आप उसको अपने हिसाब से रन करो, अपने फ्लॉपी में स्टोर रखो, है ना। तो रिप्रोडक्शन में क्या देखा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड होगा, असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंट सेक्सेस वाले 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस मींस व्हाट? द पेरेंट्स हैविंग male characteristic male sex organ and the parents having female sex organ. In that situation they both releases the gametes and the fusion occurs, further the formation of zygote occurs. Okay, तो asexual reproduction में क्या होता है जनरली, इसमें क्या चीजें आती है वो जरा सा शायद आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जो असेक्सुअल मोड होता है इसमें अलग अलग मीन्स हैं, अलग अलग मोड को यूज करते हैं। जैसे एक होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंटाइज, ये देखिए फ्रैगमेंटेशन, ये कुछ अलग से याद करने की जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे सिंपली फ्रैगमेंटाइज देयर बॉडी, और जब वो फ्रैगमेंट कर लेंगे, जब अलग अलग एक सेल आगे जाकर के ये ब्रेक हो जाएगा, तो फर्दर ये जो होगा ये इनका नेक्स्ट जनरेशन कहलाएगा। वो फ्रैगमेंटाइज करेंगे और हर एक टुकड़ा, एक सेल कई टुकड़ों में डिवाइड होगा और हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। ओके, द सेकंड वन कैन बी कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन। Next is what? The birds formation. अमीबा, हाइड्रा के केस में आप कह सकते हैं। उसके बाद आप रीजनरेशन को भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रख सकते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जहां पे आप इसको फोकस कर सकते हैं। तो ये सारे जो मीन्स हैं, फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, बर्ड फॉर्मेशन, द फोर्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर क्या होता है भाई, मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ, डिटेल नहीं दूंगा, काफी बड़ा टॉपिक है ये। स्पोर क्या होता है? एक तरह का मान लीजिए कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है और अचानक अनफेवरेबल कंडीशंस आए हैं, है ना। मान लीजिए ये गैमेट है और यही रिस्पॉन्सिबल है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और यहाँ का कंडीशन अचानक चेंज हो गया, मतलब यहाँ क्या हो गए? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ गए, है ना। तो ये क्या करेगा बाद में? ये सीधे सीधे क्या करेगा भाई, बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये गार्ड हो जाएगा बाय डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऐसा गार्ड हो जाएगा। अब जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस होगा, जब तक एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगे, एडवर्स इन्वायरमेंटल या अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब वैसे इन्वायरमेंट के कंडीशंस जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको जर्मिनेट होने से रोक सकते हैं। तो इस केस में ये सीधे ये कवर्ड हो जाएगा, प्रोटेक्टेड होगा। अब इसको हम बोलेंगे स्पोर।
अब इसे हम क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे। मतलब ये स्पोर का फॉर्मेशन ऑफ, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होंगे, द स्पोर सिंपली जर्मिनेट्स बाय ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर, द गार्ड स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट द स्पोर फॉर्मेशन। हमने क्या देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, बाइनरी फिजन वो भी ब्रेक हो जाएगा, बर्ड्स फॉर्मेशन, ये दोनों सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं वहां पे। बर्ड्स फॉर्मेशन एक बल्जी आउट होता है और वो धीरे धीरे उसका मास बढ़ता है, वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। और उसके बाद फिर स्पोर फॉर्मेशन। दिस ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधे सीधे चीजें कवर करेंगे हम। वहां पे कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है तो बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा समझने के लिए भी आपको काफी थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत इजी वे में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का कि बेसिकली एग्जैक्टली है क्या ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि आपको थोड़ा भी स्ट्रेस ना आए। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है भाई, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा भाई, तो गैमेट्स के प्रोडक्शन होंगे। सबसे पहले क्या होगा, तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, है ना, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम, मैं अब साइन यूज करूंगा, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये जो मेल है ये शायद स्पर्म फॉर्म किया और ये जो फीमेल है ये एग फॉर्म की। मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं एग से रिप्रेजेंट करूंगा, या ओवम भी कह सकते हैं। फर्दर क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब क्या हुआ, ये एग है, इसमें ओवम से ये फ्यूज कर गया, ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग। तो अब फर्दर ये फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म करेगा भाई, इट फर्दर फॉर्म्स जाइगोट्स। ये क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। ये हो गया इनका नेक्स्ट जनरेशन। तो असेक्सुअल मोड में देखा आपने कि जो मेल पॉपुलेशन है वो अलग तरह की गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल पेरेंट है वो अलग तरह की, दोनों भी अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो गैमेट्स होगा वो बाद में फ्यूज करेगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, और ये फ्यूज फर्टिलाइज होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये जाइगोट फॉर्म करेंगे। मुझे शायद लगता है कि आपको ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जो कि लिविंग बॉडी को सपोर्ट करता है और नॉन लिविंग बॉडी में वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इज व्हाट कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब हम कॉन्शियस हैं, हम चीजों से हम रिएक्ट कर सकते हैं, है ना, हमारे अंदर रिएक्टिविटी है। अगर हमें कोई मारता है तो हम डिफेंड भी करते हैं, अगर कोई कुत्ता भौंके तो हमें डर भी लगता है, कोई मारने को दौड़े तो हम भागना भी जानते हैं, है ना। हम हर तरह की, भूख लगे तो अलग एक्सप्रेशन होता है, तो हम कॉन्शियस हैं। और ये चीज नॉन लिविंग में नहीं है। एक चेयर कभी रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, लेकिन एक सवाल आता है, मैं ये वीडियो इस क्वेश्चन पे ला करके छोड़ूंगा कि भाई ठीक है, कॉन्शियसनेस अगर है तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स की। नाउ व्हेन अ पर्सन मूव्स टू अ कॉमा कंडीशन, आपने उसके सर पे हथौड़ा मारा, वो कॉमा में चला गया, तो क्या उससे, अब तो उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं रही, वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो क्या उस पर्टिकुलर कॉमा वाले पर्सन को हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, एक नॉर्मल हूं, मेरे में कॉन्शियसनेस है तो मैं लिविंग हूं, राइट।
लेकिन अचानक मैं कोमा में चला गया ड्यू टू सम एनी कंडीशंस, ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी रीजन से मैं कोमा में चला गया, अब मेरे में कोई मूवमेंट नहीं है, मैं बस एक हाफ डेड बॉडी हूं। लोग कोमा पर्सन को हाफ डेड बॉडी भी कहते हैं। तो उस केस में मैं लिविंग हूं या नहीं हूं, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और आप लगे तो आप मेरे को वहां पे आंसर कमेंट में रिलीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना से ज्यादा हो सकता है आप इसको वायरल करने की कोशिश कीजिए ताकि हर बंदे के पास ये वीडियो पहुंचे और हर कोई इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच।